बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। हमारे पास है वर्ब प्रैक्टिस टेस्ट 9 और वर्ब प्रैक्टिस टेस्ट 9 स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम कुछ ना कुछ गपशप कर लेते हैं। तो आज की गपशप ये है कि बेटे एंट्री टेस्ट या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम, मैं जब भी एमडी कैट एंट्री टेस्ट की बात करता हूं ना, तो मैं साथ में लाजमी तौर पर ये भी आपसे कहता हूं कि कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम, उसकी रीजन ये है कि याद रखिएगा ये एमडी कैट आपकी जिंदगी का आखिरी कंपेटिटिव एग्जाम नहीं है। आपकी जिंदगी यहां से कंपटीशन में एंटर हो रही है। फर्दर लाइफ में आपने बहुत सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स में बैठना है। तो जो आपका तरीकाकार जो आप सीख लेते हैं पहले कंपेटिटिव टेस्ट की तैयारी के लिए, तो वो फिर आपको आपके एक्सपीरियंस में ऐड होता रहता है, आपको आगे बड़ा काम आता है। सबसे जरूरी चीज जो एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए होती है बेटे, वो आपका टाइम टेबल है, वो आपकी टाइम मैनेजमेंट है। टाइम सबसे कीमती है, कोई लेसन कीमती नहीं है, कुछ मतलब कोई बुक कीमती नहीं है, कुछ भी कीमती नहीं है। सबसे कीमती जो चीज है ना आपके पास, वो टाइम है। टाइम की कदर करनी है, एक एक मिनट। देखिए पेपर में आपके पास क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 1 मिनट का टाइम भी नहीं होता, 1 मिनट से भी कम का टाइम होता है आपके पास, क्योंकि आपने बबल भी फिल करना होता है। और फिर हम कभी इसके ऊपर मजीद बात करेंगे कि पेपर में जो 1 मिनट होता है उसको आपने कैसे टैकल करना है। लेकिन फिलहाल के लिए हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जो पेपर के अलावा है। आप अपना टाइम बनाएं, अपने टाइम के मुताबिक उठें, टाइम के मुताबिक सोएं, टाइम के मुताबिक स्टडी करें, टाइम के मुताबिक खाएं पिएं, एक्सरसाइज करें। हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एक चीज की अपनी अहमियत है, सिग्निफिकेंस है। जितनी पढ़ाई की है उतनी खाने की है, उतनी एक्सरसाइज की है। और सबसे जरूरी बात, मैं तो ये चाहूंगा कि आप अपना टाइम टेबल नमाजों के अकॉर्डिंगली बनाएं। साथ साथ नमाज पढ़ते रहें, साथ साथ अपना टाइम, फजर की नमाज के बाद अच्छे तरीके से स्टडी करें, डट के स्टडी करें। बिल्कुल हम फ्रेश होते हैं, रात को नींद पूरी करें उससे पहले, जोहर के बाद थोड़ा सा रेस्ट लें, असर के बाद, मगरिब के बाद, ईशा के बाद आपके पास हेल ऑफ टाइम होगा क्या करने के लिए, अपनी स्टडी करने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है, सबसे जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जॉर्ज डैश टू हिज कंट्री ईयर अगो। देखें जब अगो का वर्ड आ गया तो फिर हमें यह बात समझ आनी चाहिए कि हमारे पास कौन से टाइम की बात हो रही है, पास्ट की। जैसे आपको याद होगा कि हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या किया हुआ है कि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम प्रेजेंट को पास्ट में लेकर के जाते थे ना, तो साथ में कुछ वर्ड्स भी चेंज करते थे। जैसे अगले दिन भी हमने लिखे शायद लास्ट वाले टेस्ट की डिस्कशन में कि हम हेयर को चेंज करते थे देयर के साथ, हम दिस को चेंज करते, दैट के साथ, इट को डैट के साथ, नाउ को देन के साथ। इसी तरह हम बिफोर के वर्ड को किसके साथ रिप्लेस कर देते थे, हम बिफोर के वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं अगो के साथ। इसका मतलब यह हुआ कि बिफोर का जो वर्ड है, अगर वो कहीं पर कोई सेंटेंस में कीवर्ड नहीं दिया हुआ और हम इसको प्रेजेंट टाइम के लिए यूज करेंगे, लेकिन अगर अगो का वर्ड है तो फिर हमें पक्का पता होना चाहिए कि अगो का वर्ड लाजमी तौर पर किस चीज का हमारे पास कीवर्ड है, पास्ट का। बिफोर भी यूज होता है पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए भी यूज होता है, लेकिन हम उन सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं जिन सेंटेंसेस में कोई कीवर्ड नहीं दिया गया होता, कोई ऑब्वियस कीवर्ड नहीं दिया गया होता। तो जब अगो दिया हुआ तो पास्ट में रहेंगे तो सेंटेंस कैसे चलेगा, जॉर्ज डैश टू हिज कंट्री अ ईयर डैश। तो हमारे पास वाज कमिंग नहीं आएगा, कंटीन्यूअस सेक्शन नहीं चाहिए, इज कमिंग प्रेजेंट हो जाता है, कम्स प्रेजेंट हो जाता है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, केम। जॉर्ज केम टू दिस कंट्री अ ईयर अगो। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, शी मस्ट समटाइम्स। अब देखें जब भी हम मॉडल एक्सिलरी लिखते हैं और मॉडल एक्सिलरी के साथ हमने कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बनाना होता है, तो मैंने आपको बार बार चीख के कहा है कि कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए आपने मॉडल एक्सिलरी के साथ हैव का वर्ड लिखना है। हैव के अलावा ना हैज लिखना है ना हैड लिखना है। यानी कि अगर आप बनाएंगे कुड, आप कुड के साथ कभी भी हैज हैड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैव। आप कभी भी शुड हैज या शुड हैड नहीं लिखेंगे, बल्कि आप क्या लिखेंगे, शुड हैव। आप कभी भी माइट हैज या माइट हैड नहीं लिखेंगे, बल्कि आप हमेशा क्या लिखेंगे, माइट हैव। इसी तरह ऑट टू हैव होगा, इसी तरह मस्ट हैव होगा। आपने मॉडल एक्सिलरी के साथ कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए हैव लिखना, याद रखिएगा। और फिर हैव के बाद क्या होता है कि अगर सेंटेंस एक्टिव है तो हम डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, और अगर सेंटेंस पैसिव है तो फिर हम बीन लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये हम सारे मॉडल एक्सिलरी में इसी तरह करते हैं। शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। पहली बात, कभी भी इनके साथ हैज और हैड नहीं आएगा। और अगली बात, इनके साथ अगर एक्टिव है तो कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म, और अगर पैसिव है तो कौन सी फॉर्म आनी है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अब यहां पर मस्ट लिखा हुआ है तो मस्ट के कंप्लीमेंट में मस्ट समटाइम्स हैज नहीं हो सकता,
हैविंग नहीं हो सकता, हैज नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, जहां पर आएगा मस्ट समटाइम्स हैव, और हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ आ गया तो डेफिनेटली हमारा सारे का सारा कंसंट्रेशन कौन से स्ट्रक्चर्स पर रहेगा? हमारा सारे का सारा जो कंसंट्रेशन है, हमारा सारे का सारा गौर फिक्र किस पे रहेगा? कंडीशनल स्ट्रक्चर पे। इफ यू डैश मी बेटर यू वुड नॉट से, वुड नॉट से का मतलब है कि हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है? वुड नॉट से का मतलब है कि हमारे पास स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का मतलब हमारे पास सेकंड कंडीशन लिखी हुई है, और सेकंड कंडीशन में जब हम वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो इफ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनेट आता है। तो पास्ट इंडेफिनेट के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा? आई न्यू, इफ यू न्यू मी बेटर। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको हमेशा से बोल रहा हूं, आसान तरीन एक नंबर होगा अगर आपके पेपर में आता है। आपको सिर्फ करना क्या है? 6 स्ट्रक्चर याद रखने हैं आपको सबऑर्डिनेट कंडीशन के, 3 स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं विश के, और आपको 2 बातें याद रखनी है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव और पास्ट सब्जंक्टिव। छोटा सा टॉपिक है, एक पूरा लेक्चर है हमारे एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर, एक विश के ऊपर और एक सब्जंक्टिव पे। तो बड़े अच्छे तरीके से अगर आप नोट्स बना ले अपने और उनको एक दफा अच्छे तरीके से पढ़ लें, समझ लें, फ्री का एक नंबर है जो पेपर में आपको मिलना होता है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वर ही डैश। इसी तरह हम कंडीशनल स्ट्रक्चर में इन्वर्जन की बात कर रहे हैं बार बार, और इन्वर्जन भी बड़ा जरूरी है क्योंकि जो थर्ड कंडीशनल की इन्वर्जन है वो 2 दफा पेपर में आ चुका है। हम जीरो कंडीशन की इन्वर्जन नहीं बनाते हैं। फर्स्ट कंडीशन की इन्वर्जन हमारे पास किसके साथ बनती है? शुड के साथ, और सेकंड कंडीशन की इन्वर्जन हमारे पास किसके साथ बनती है? वर के साथ। अब वर के साथ हमें कैसे पता चलेगा कि ये इन्वर्जन बनी हुई है? तो आप देखेंगे कि वर जो है वो ही के साथ अग्री नहीं करता, लेकिन लिखा हुआ है वर ही वर तो नहीं होता ना, ही वाज होता है। तो जैसे ही हम वर ही, वर शी, वर आई लिखेंगे तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि हमारे पास हमारी सेकंड कंडीशन की इन्वर्जन लिखी हुई है, और थर्ड कंडीशन की इन्वर्जन हम किसके साथ लिखते हैं? हेड के साथ। इन्वर्जन का मतलब क्या है मैं दोबारा बता देता हूं कि इन्वर्जन जब हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, और कंडीशनल सेंटेंसेस में इन्वर्जन का मतलब क्या है कि यहां पर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कि इफ नहीं लिखते, हम स्टार्ट ही हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। शुड के साथ आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर के साथ आप लिखेंगे 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, हेड के साथ आपने लिखनी होती है थर्ड फॉर्म, और सेकंड क्लॉज जो होता है हमारे पास उसमें कोई चेंज नहीं होता। यानी कि यहां पर हमारे पास क्या आना है? फ्यूचर इंडेफिनेट। यहां पर हमारे पास क्या आएगा? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहां पर हमारे पास क्या आना है? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सेकंड क्लॉज में इन्वर्जन में कोई चेंज नहीं होता। तो वर ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें आगे क्या लिखना है? हमें लिखना है 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा रहेगा? वर ही टू डू। वैसे तो वर के साथ अगर हम देखेंगे आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए कंटीन्यूअस के लिए, या वर के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए किसके लिए? पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के लिए, लेकिन यहां पर ये इन्वर्जन लिखी हुई है कंडीशनल सेंटेंसेस की, इसलिए हम लिखेंगे वर ही टू डू। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा? चार्ली। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, शी वाज यूज्ड टू। हम बार बार यूज टू के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास यूज टू वाले सेंटेंसेस में हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट हो, डायरेक्ट यूज टू आ जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। यूज टू से पहले बी फॉर्म आ जाए, बी फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वाज, वर आ जाए, बीन, बीइंग आ जाए, तो फिर हमने आईएनजी फॉर्म लिखनी है। और अगर यूज टू से पहले सब्जेक्ट के साथ गेट और गोट आ जाए तो फिर भी हमें यूज टू के साथ कौन सी फॉर्म लिखनी है बेटे? आईएनजी फॉर्म लिखनी है। लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ आपने याद रखना है, हम ऑब्जेक्ट के साथ बी फॉर्म लाजमी लिखते हैं, हम इसे यूज टू के बगैर नहीं बना सकते। और ऐसी सूरत में जब ऑब्जेक्ट होता है तो हमारी कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। 4 स्ट्रक्चर्स हैं यूज टू के जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब देखें, हम पहली बात सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट से। दूसरी बात यूज टू से पहले क्या लिखी हुई है? बी फॉर्म। तो इसका मतलब हमें यहां पर आईएनजी फॉर्म लिखनी है। तो आईएनजी फॉर्म जब आप लिखेंगे तो हमारा टू हैव गलत हो जाएगा, टू हैव गलत हो जाएगा, हैविंग ठीक है और हैविंग ठीक है। ये 2 स्ट्रक्चर हैविंग के हाथ तक ठीक है। अब उसके बाद हमें सेकंड ब्लैंक फिल करना है, तो उसके बाद हम देखेंगे हर ऑर्डर्स इंस्टेंटली। अब देखें, अब इससे आगे हैज हैव हैड का स्ट्रक्चर चलेगा। हैज हैव हैड का स्ट्रक्चर कैसे चलेगा कि हैज हैव हैड के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन होती हैं। 2 ऑप्शन कैसे होती हैं?
अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और अगर कोई पर्सन आ रहा हो तो फिर हम क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे हर ऑर्डर्स इंस्टेंटली, इसका मतलब ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो हम इसके कंप्लीमेंट में थर्ड फॉर्म लिखेंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, डेल्टा। ओबे नहीं आएगा हैव के साथ, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, हर सन्स सॉट रिट्रीब्यूशन। देखिए जहां पर हम ग्रामर की बात कर रहे होते हैं वहां पर मैं साथ साथ आपको क्या कहता हूं कि आपको वोकैब का भी थोड़ा सा ख्याल रखना, थोड़ा नहीं बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, कोशिश करना, चाहना, ख्वाहिश करना, स्ट्रगल करना, मेहनत करना। हर टू सन्स रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है। रिट्रीब्यूशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, रिवेंज। रेट्रीब्यूशन का मतलब हमारे पास क्या होता है बेटे, रिवेंज होता है। रिवेंज मतलब पे बैक, ठीक है। एक बड़ा ही खूबसूरत दो वर्ड्स आप पढ़ते हैं रेट्रीब्यूशन के लिए, बड़े ही दो खूबसूरत वर्ड्स आप अक्सर जो है वो मूवीज में या ड्रामों में या गानों में सुनते होंगे। बड़े दो खूबसूरत वर्ड्स हैं। एक वर्ड आपके पास है वेंजेंस, ठीक है, और एक वर्ड है आपके पास रेकनिंग। ये दोनों वर्ड भी हमारे पास किसके सिनोनिम के तौर पर यूज होते हैं, रेट्रीब्यूशन के सिनोनिम के तौर पे। बहरहाल ग्रामर पर वापस आते हैं। फॉर देयर फादर बट रीटा वुड रादर। अब वुड रादर के बारे में हमने ये पढ़ा कि अगर सेंटेंस में सिर्फ वुड रादर लिखा हुआ हो ना, तो वुड रादर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर वुड रादर के साथ डैट लिखा हुआ हो या वुड रादर के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा गया हो, अगर सिर्फ वुड रादर लिखा हुआ है फिर तो फर्स्ट फॉर्म आनी है। लेकिन अगर वुड रादर के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है तो फिर आपने याद रखना है, फिर आपने कौन सी फॉर्म यूज करनी है बेटे, फिर आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी है। जैसे आप देखेंगे यहां पे वुड रादर के बाद क्या लिखा हुआ है, हर सन्स, इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सेकंड फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, डाइड होगा। एक मिनट के लिए आप ये तसव्वुर कर लें, इमेजिन कर लें कि यहां पर हर सन्स नहीं लिखा होगा, तो जब हर सन्स नहीं लिखा होगा तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है, डाई होता। अदरवाइज अभी के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डाइड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर द वर्ब। अब देखें यहां पर वर्ड लिखा हुआ है वर्ब, यही हमारा सबसे बड़ा कीवर्ड है। कैसे कीवर्ड है, यानी कि हम बात ही वर्ब की कर रहे हैं कि दो वर्ब को कंपेयर किया जा रहा है या दो वर्ड्स के बारे में बताया जा रहा है। अब याद रखिएगा ये जो हेल्प और लव हैं ये सेंटेंस में नाउन के तौर पर भी यूज हो सकते हैं और वर्ब के तौर पर भी यूज हो सकते हैं। लेकिन जो टू लव और टू हेल्प है ये हमारे पास असल में क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। वर्ब होता ही टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है। जैसे देखें अगर आप किसी को बोलते हैं ना ईट, तो ईट का मतलब खाना नहीं होता, याद रखिएगा। ड्रिंक का मतलब पीना नहीं होता, रन का मतलब दौड़ना नहीं होता, सिट का मतलब बैठना नहीं होता। ये इंपेरेटिव सेंस होती हैं। इंपेरेटिव सेंस कैसे होती है, आप किसी को कहते हैं ईट, ईट का मतलब खाओ, ड्रिंक का मतलब पियो, रन का मतलब भागो, सिट का मतलब बैठ जाओ। असल वर्ब हमारे पास क्या होते हैं, वर्ब होते हैं टू ईट, वर्ब हमारे पास होता है टू ड्रिंक, वर्ब हमारे पास होता है टू रन, और वर्ब हमारे पास क्या होता है, टू सिट। इसलिए यहां पर क्या चलेगा, आफ्टर द वर्ब टू लव, after the verb to love, to help is the most beautiful verb in the world। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। याद रखिएगा अगर आप टू के बगैर लिखते हैं तो वो वर्ब नहीं होता, वो इंपेरेटिव टोन होती है, ठीक है। तो यहां पर हमें वर्ब चाहिए सिंपल प्लेन वर्ड में, तो हम लिखेंगे टू हेल्प और टू लव। और वैसे भी ये नाउन का जो वर्ड है, ये जो लव और हेल्प का वर्ड है, ये याद रखिएगा ये नाउन के तौर पर भी यूज होते हैं और वर्ब के तौर पर भी। खालिसतन वर्ब जो होता है वो सिर्फ क्या होगा, टू लव और टू हेल्प होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, द फियर ऑफ। जब आपने ऑफ लिख दिया तो आपने जेरेंड के रूल, जेरेंड और इंफिनिटिव के रूल्स में हमने एक बात पढ़ी। हमने कहा कि प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन आफ्टर प्रेपोजिशन हमेशा क्या आना चाहिए, आफ्टर प्रेपोजिशन हमेशा जेरेंड आना चाहिए, और आफ्टर प्रेपोजिशन हमेशा क्या आना चाहिए, जेरेंड, और आफ्टर एडजेक्टिव हमेशा क्या आना चाहिए बेटे, आफ्टर एडजेक्टिव हमेशा क्या आना चाहिए, इंफिनिटिव आना चाहिए। अब चूंकि यहां पे ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद यहां पर आने वाला जो वर्ब है वो क्या होना चाहिए, जेरेंड। तो हम टू बीइंग, टू लाफ, टू बीइंग तो लिख नहीं सकते, हमें क्या लिखना होगा, बीइंग। और बीइंग चूंकि पैसिव है तो बीइंग लाफ नहीं हो सकता, बीइंग के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। जैसे देखें याद रखिएगा हमारे पास बी का वर्ड है, हमारे पास बीन है और हमारे पास बीइंग है। ये तीनों जो फॉर्म्स हैं
ये तीनों फॉर्म किसको नॉमिनेट करती हैं? ये तीनों फॉर्म नॉमिनेट करती हैं पैसिव स्ट्रक्चर को, और इनके साथ हमने कौन सी फॉर्म लिखनी होती है? थर्ड फॉर्म। लेकिन बी के लिए हम फ्यूचर में लिख देते हैं फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म भी लिख देते हैं, लेकिन याद रखिएगा बी, बीन और बीइंग पैसिव स्ट्रक्चर को नॉमिनेट कर रहे होते हैं, इसलिए हमने इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है? थर्ड फॉर्म। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? द फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड, ठीक है, एट मेक्स कावर्ड्स ऑफ अस ऑल। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, पेट्रियोटिज्म मस्ट बी डैश। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए आपके पास दो वर्ब है, एक वर्ब है आपके पास फाइंड और एक वर्ब है आपके पास फाउंड। फाइंड की सेकंड फॉर्म आपके पास होती है फाउंड और थर्ड फॉर्म भी आपके पास क्या होती है? फाउंड। फाइंड का मतलब होता है तलाश करना, फाइंड का मतलब होता है तलाश करना या हासिल करना, दोनों मीनिंग होते हैं इसके। फाइंड का मतलब तलाश करना भी होता है और फाइंड का मतलब हासिल करना भी होता है। फाउंड का मतलब होता है बुनियाद रखना। अक्सर आप ये वर्ड पढ़ते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने बुनियाद रखी, प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर फाउंडेड, और इसकी सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या होती है? इसकी हमारे पास सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड और थर्ड फॉर्म भी हमारे पास क्या होती है? फाउंडेड। तो हमने क्या करना है? हमने इनको मिक्स अप नहीं करना, फाइंड और फाउंड और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म को आपस में इकट्ठा नहीं करना। सेंटेंस पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा। जैसे देखें पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म आप अच्छे से जानते हैं, पेट्रियोटिज्म किसको बोलते हैं? अपने मुल्क के साथ मोहब्बत को, जिसको हम क्या बोलते हैं? हुब्बुल वतनी। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जहां पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सारी कसमें खाई है ना, तो वहां पर एक कसम अल्लाह ताला ने किसके लिए खाई है? एक कसम अल्लाह ताला ने अपने महबूब के शहर की भी खाई है, मुझे इस शहर की कसम जिसमें आप रहते हैं, ठीक है। और इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना छोड़ना पड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अबदीदा हुए, बड़े गमज़दा हुए। तो ये याद रखिएगा, जब भी आपने करना है पेट्रियोटिज्म, तो ये याद रखिएगा ये ना सिर्फ हमारे लिए सोशल ऑब्लिगेशन है, ये हमारी फितरत सानिया भी है। अपनी जिस जगह पर आप रह रहे होते हैं, जिस शहर में आप रह रहे होते हैं, जिस मुल्क में आप रह रहे होते हैं, उसके साथ प्यार, उसके साथ उन्स, उसके साथ अकीदत, उसके साथ मोहब्बत, ये हम लोगों पर ही, हमारे लोगों के खून में शामिल होती है, पूरी दुनिया के लोगों पे खून में शामिल होती है। और फिर ये साथ हमारा रिलीजियस ऑब्लिगेशन भी है कि मजहबी तौर पर भी हमें अपने वतन से, अपनी जगह से मोहब्बत करनी है। वो फिर हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी जगह के लिए क्या करते हैं। हम एक अच्छे शहरी साबित होते हैं, अच्छे मुसलमान साबित होते हैं, या मुसलमान साबित नहीं होते। बहरहाल हुब्बुल वतनी, अल्लाह ताला पर यकीन के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन के बाद, और बहुत सारी बेसिक्स जो हमारे कायदे हैं उनके बाद, जो सबसे पहला ह्यूमन फीलिंग आती है ना, वो हमारे पास हुब्बुल वतनी आती है। तो हमारे पास दो वर्ब्स हैं, फाइंड है, फाउंड है। फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फाउंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फाउंडेड और फाउंडेड। अब सेंटेंस चलता है, पेट्रियोटिज्म मस्ट बी डैश ऑन ग्रेट प्रिंसिपल्स एंड सपोर्टेड बाय ग्रेट विर्चू। हुब्बुल वतनी की जो बुनियाद है ना, वो बड़े अजीम असूलों पर होनी चाहिए। अब यहां पर बुनियाद का वर्ड यूज किया जाना चाहिए। और फिर दूसरी बात क्या है कि मस्ट बी लिखा हुआ है, मस्ट बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म आनी है। अब थर्ड फॉर्म अगर फाइंड की लिखेंगे तो फाउंड आएगी, और अगर आप फाउंड की लिखना चाहेंगे तो कौन सी आएगी? फाउंडेड। तो चूंकि हम बुनियाद की बात कर रहे हैं, हम तलाश करना या हासिल करने की बात नहीं कर रहे, इसलिए हमारे पास बेटे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फाउंडेड। पेट्रियोटिज्म मस्ट बी फाउंडेड। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा? डेल्टा। उसके बाद है आफ्टर अ नॉइजी एंड टमल्चुअस सपर। पहली तो बात है ये याद रखिएगा, सपर का मतलब क्या होता है? ये जो डिनर से पहले होता है ना, इवनिंग मील, जो शाम का खाना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सपर। और दूसरी बात, टमल्चुअस का मतलब हमारे पास होता है फेस्टिव, जॉयस, ठीक है, जिसमें बड़ा हल्ला गुल्ला हो, जिसमें बड़ी शोर शराबा हो, बड़ा डिसऑर्डर के साथ आप खाना खाते हैं, मतलब कि बड़ी एक क्या उसे बोलते हैं, बेतकल्लफ जो दावत होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? टमल्चुअस सिचुएशन को बोलते हैं। आफ्टर अ नॉइजी एंड टमल्चुअस सपर वी डैश फॉर द डे। अब सिंपल सी बात है, जब आफ्टर की बात आ गई तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट तो वैसे ही नाउन है, रिटायरिंग पूरा टेंस नहीं है, इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए टेंस को कंप्लीट करने के लिए। रिटायर जो है ये प्रेजेंट के लिए होता है, आफ्टर के साथ आप इसे नहीं लिख सकते, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे सिंपल पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। और सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या लिखेंगे? आफ्टर अ नॉइजी एंड टमल्चुअस सपर वी रिटायर्ड फॉर द डे। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, इट डैश गुड प्लेयर्स। अब ये बड़ा ही अच्छा है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हवाले से भी और वर्ब के हवाले से भी। देखें यहां पर गुड प्लेयर्स लिखा हुआ है, गुड प्लेयर्स यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्लूरल। जैसे हम समटाइम्स सेंटेंस आ जाता है ना, समटाइम हम लिखते हैं इट डैश वी हु। अब क्या होता है,
हम वही के अकॉर्डिंगली वर्ब नहीं लिखेंगे। यहां पे हमें यहां पर जो वर्ब लिखना है वो किसके अकॉर्डिंगली लिखना है, इट के अकॉर्डिंगली लिखना है। यानी कि इट के अकॉर्डिंगली यहां पर आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। आगे सिंगुलर लिखा हुआ है, प्लूरल लिखा हुआ है, डजंट मैटर। यहां पर आने वाला जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो नाउन प्रोनाउन जो इसके बाद आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली नहीं लिखा जाएगा, वो इट के अकॉर्डिंगली लिखा जाएगा। अब इट के अकॉर्डिंगली लिखा जाएगा तो सिंगुलर लिखा जाएगा। इसका मतलब वर नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता। अब इजी आवाज में से दोनों में से कोई आ सकता है। फिर आगे लिखा हुआ है हु ब्रिंग गुड नेम टू द कंट्री, जो कि मुल्क के लिए बड़ा नाम पैदा करते हैं। अब यहां पे अगर हम वाज लिख दें तो फिर सेकंड पार्ट किस में होना चाहिए, सेकंड सेंटेंस किस में, सेकंड क्लॉज किस में होनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए। इसलिए हम यहां पे वाज नहीं लिखेंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, इज। इट के बाद चाहे नाउन प्रोनाउन सिंगुलर हो प्लूरल हो, इट डजंट मैटर, बाद में आने वाला जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है वो आपने याद रखना है, वो किसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, वो इट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। नाउन प्रोनाउन का आपके वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, द टाउन डैश इन रूअन्स। ये भी बड़ा अच्छा है। पहली बात है रूअन्स को याद रखिएगा। रूअन्स हम किसको बोलते हैं, रिमेन्स, बाकियात, रेक्स। हम बोलते हैं ना जो मतलब के क्या हम इसे बोलेंगे, जो मलबा रह जाता हम उसको क्या बोलते हैं, रिमेन्स, रूअन्स, खंडरात। अच्छा आप देखें यहां पर हमारे पास है तीन वर्ड बड़ा जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है लाए, दूसरा वर्ड भी है लाए और तीसरा वर्ड है ले। पहला जो वर्ड है ना लाए, उसका मतलब है झूठ बोलना। पहला जो वर्ब है लाई, इसका मतलब क्या है, झूठ बोलना। लाई का मतलब है लेटना, लाई का मतलब क्या है, लेटना, ठीक है। ले का मतलब है किसी चीज का रखना, किसी चीज का रखना, सही है। अब देखें लाई की जो सेकंड फॉर्म होती है ना वो होती है लाइड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लाइड। यहां पे लाई की सेकंड फॉर्म होती है ले और थर्ड फॉर्म होती है लेन, लेकिन यहां पे सेकंड फॉर्म है लेड और थर्ड फॉर्म भी हमारे पास क्या है बेटे, लेड। अब यहां पे ये याद रखिएगा, लेकिन लाई के लिए तो आसान है, लाई मतलब झूठ बोलना, सेकंड फॉर्म भी लाइड आ गई, थर्ड फॉर्म भी लाइड आ गई। लाई की जो लेटने की सेकंड फॉर्म है वो हमारे पास किसी चीज के रखने की कौन सी फॉर्म बन जाती है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो हमने दो स्टेप में इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें वर्ड कौन सा चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास लेटना या पड़े हुए होना, ठीक है, किसी चीज का पड़े हुए होना, ठीक है। अगर रख रहे हैं साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे हम इसको अगर मैं थोड़ा सा आसानी के लिए कर दूं ना, थोड़ा सा ग्रामेटिकली टच दे दूं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास कौन सा वर्ब होता है, ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों होता है, क्योंकि इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब होता है किसी चीज का पड़ा हुआ होना या लेटना, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता। और किसी चीज का रखना ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट भी मौजूद होगा और हमारे सब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी मौजूद होगा। ट्रांजिटिव की सूरत में या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद होगा या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में फंक्शन कर रहा होगा, लेकिन दोनों चीजें सेंटेंस में मौजूद नहीं होंगी। तो हमने दो स्टेप्स में करना है। पहला स्टेप क्या होगा कि हमने ये देखना है कि हमें ट्रांसलेशन कौन सी चाहिए, हमें वर्ब कौन सा चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है। अब जैसे देखें द टाउन डैश इन रोन्स आफ्टर ईयर्स ऑफ बॉम्बिंग, सालों की बमबारी के बाद उसके खंडरात पड़े हुए हैं, ठीक है। अब वर्ब हमारे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, टाउन है, ठीक है। अब देखें अगर हम टाउन के साथ लाई का वर्ड लिखते हैं तो टाउन चूंकि सिंगुलर है इसलिए लाई का वर्ड उसके साथ अग्री नहीं करता। इसका मतलब लाई का वर्ड तो वैसे ही गलत है, ग्रामेटिकली गलत है। लेन थर्ड फॉर्म है और डायरेक्ट थर्ड फॉर्म तो किसी भी टेंस को कंप्लीट नहीं करती, इसके लिए लाजमी तौर पर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इसका मतलब हमारा सेकंड फॉर्म भी क्या होता है, गलत होता है। अब है ले और ले। अब ले या तो सेकंड फॉर्म होती है लाई की, या लेज जो है ये फर्स्ट फॉर्म होती है किसकी, किसी चीज के रखने की। अब यहां पर किसी चीज के रखने की बात नहीं हो रही, किसी चीज के पड़े हुए होने की बात हो रही है। तो इसका मतलब हमें जो फॉर्म लिखनी है वो लाई से रिलेटेड लिखनी है, वो हमें ले से रिलेटेड नहीं लिखनी। तो एक्चुअल में ये सेंटेंस प्रेजेंट टाइम के लिए नहीं दिया हुआ, ये सेंटेंस पास्ट टाइम के लिए दिया हुआ है। और हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, ले होगा। हमारा सेंटेंस चलेगा द टाउन ले इन रूइंस आफ्टर ईयर्स ऑफ बम्बिंग। जो कस्बा है, जो शहर है, जो देहात है, वो सालों की बमबारी के बाद खंडरात की सूरत में पड़ा हुआ था।
अब यहां पर ये प्रेजेंट टाइम की बात ही नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, पास्ट टाइम की। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो लेज फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, साथ एस का एडिशन किया हुआ है जो टाउन के साथ अग्री करता है, लेकिन हमें यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए नहीं है, यहां पे हमें इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। किसी चीज के पड़े हुए होने की बात हो रही है, किसी चीज के रखने की बात नहीं हो रही, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे यहां पे कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन इज ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 13, एज द डॉक्टर डैश इन द रूम। अब देखें जैसे ही आप एज का वर्ड पढ़ते हैं ना, आपने इसको मजीद भी पढ़ा किस एक्सप्रेशन के साथ, एज सून एज के साथ। जब आपने एज सून एज या एज पढ़ते ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने दोनों क्लॉजेस का सेम टेंस लिखना होता है, हमने सेम टाइम लिखना होता है। अब देखें सेकंड टेंस लिखा हुआ है हैंडेड हिम, सेकंड टेंस किसमें लिखा हुआ है, हैंडेड। हैंडेड का मतलब पास्ट में लिखा हुआ है, और पास्ट के साथ हमारे पास किसमें लिखा हुआ है, इंडेफिनिट में। तो हमारा सेंटेंस कैसे चलेगा, एज द डॉक्टर came into the room, जैसे ही डॉक्टर कमरे में आया, the nurse handed him the temperature chart of the patient, तो नर्स ने उनको टेम्परेचर चार्ट दिया पेशेंट का। यहां पर हम is coming नहीं लिख सकते, प्रेजेंट में चला जाएगा, comes नहीं लिख सकते, और was हम तब लिखेंगे जब साइमल्टेनियस सेक्शन हो रहा होता है। ऐसा when के साथ तो हम लिख सकते हैं, while के साथ तो हम लिख सकते हैं, लेकिन हम as के साथ नहीं लिखते। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, came। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, द लैंडलॉर्ड डैश द गार्डनर। अब गार्डनर का मतलब हम पहले इसको आउटलाइन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, पर्सन। अब देखें अगर आप गॉट के साथ पर्सन लिखते हैं, तो गॉट के साथ जब आप गेट या गॉट के साथ पर्सन लिखते हैं, तो आपको याद होगा कि पर्सन की सूरत में फिर आपने कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब गॉट के साथ कट नहीं आ सकता पर्सन के लिए, तो हमारा अल्फा ऑप्शन क्या है, गलत। हैड कट, आप हैड कट लिखते हैं बिल्कुल, जब आप हैड के साथ हैज हैव हैड के साथ वो पर्सन लिख रहे हो, हमने रूल क्या पढ़ा था, हमने कहा हम हैज हैव और हैड के साथ हमारे पास दो सिचुएशंस बनती हैं। अगर पर्सन होगा तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है। अब मजे की बात यह है कि कट प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म में भी, प्रेजेंट में भी कट होता है, पास्ट में भी कट होता है, और थर्ड फॉर्म में भी कट होता है। तो हैड के साथ कट आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सन की सूरत में। मेड के साथ जब आप लिखते हैं तो टू कट नहीं लिखते, मेड के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। मेड के साथ हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म तब लिखते हैं जब मेड से पहले पैसिव के लिए बी लिखा हुआ होता है। हैड बीन हमें यहां पे चाहिए नहीं है, द लैंडलॉर्ड हैड बीन द गार्डनर, ऐसा सेंटेंस मुकम्मल हम कर ही नहीं सकते। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। हैज हैव हैड के बाद अगर पर्सन लिखा हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे हैड द गार्डनर कट द ग्रास। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, बीटा। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, I have to my hair dash this week। अब देखें I have to dash my hair, अब दरमियान में क्या आ गया, अब दरमियान में आ गया ऑब्जेक्ट। दरमियान में आने वाली चीज को जब हम ध्यान में रखेंगे ना, तो हमारे स्ट्रक्चर फटाफट से मुकम्मल हो जाते हैं। आप देखें हैव के साथ टू कट तो आता ही नहीं है, हैव के साथ या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी, पर्सन के लिए फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद गेट के साथ टू कट तब आता है जब हम गेट के बाद क्या लिख रहे होंगे, पर्सन लिख रहे होंगे, ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो थर्ड फॉर्म आती है। इसका मतलब यहां पर भी टू कट गेट के साथ अग्री नहीं करता। मेक के साथ टू कट तब आता है जब मेक से पहले बी फॉर्म लिखी हुई होती है। इसका मतलब हमारा चार्ली ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा होगा, डेल्टा। आई हैव टू हैव माई हेयर कट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, आई थिंक we can dash Jane and Jill dash the meal for tomorrow evening। अब अगेन वही बात, Jane and Jill हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पर्सन, ठीक है। उसके बाद देखें अब पर्सन लिखा हुआ है तो हैव के बाद टू कुक तो आ नहीं सकता, क्योंकि हैव के बाद या तो फर्स्ट फॉर्म आनी है या थर्ड फॉर्म आनी है, और हैव के बाद आईएनजी फॉर्म भी नहीं आ सकती। मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म तब आती है जब उसके साथ पर्सन दिया हुआ होता है। गेट के साथ थर्ड फॉर्म तब आती है जब उसके बाद क्या दिया होता है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट यहां पे दिया नहीं हुआ, इसलिए कुक्ड भी हमारा, गेट कुक्ड भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, मेक। सेंटेंस कैसे मुकम्मल होगा, आई थिंक वी कैन मेक जेन एंड जिल कुक। यहां पर हमें मेक और मेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी होगी, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 है इंडीड एवरीवन शुड। अब शुड डैश द डेंटिस्ट, अगेन वही बात कि डेंटिस्ट हमारे पास क्या आ गया, पर्सन। अब जब हम पर्सन में देखेंगे
तो शुड डैश द डेंटिस्ट डैश हिज, अब गेट के साथ थर्ड फॉर्म तब आती है जब उसके बाद क्या दिया गया होता है, गेट के बाद क्या दिया गया होता है, ऑब्जेक्ट, इसका मतलब थर्ड फॉर्म गलत होगी। मेक के बाद टू चेक तब आता है जब मेक से पहले बी फॉर्म दी गई हो, इसका मतलब टू चेक नहीं आ सकता। लेट के साथ हम टू चेक लिखते ही नहीं है, क्योंकि लेट के साथ हमने पढ़ा कि हमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। लेट के साथ, बेट के साथ, हेयर के साथ, सी के साथ, हेल्प के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, हैव, और हैव के बाद क्या आया, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट मतलब पर्सन, और हैव की सूरत में, डेंटिस्ट की सूरत में हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म, और चेक लिखा हुआ है, सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, माई अंकल डैश टू आवर बिजनेस टुमारो। टुमारो का मतलब है कि हम कौन सी टाइम की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। ऐसे सेंटेंसेस इंतहाई आसान होते हैं जिनमें हमें कीवर्ड मिल जाता है। तो हमें क्या लिखना होगा, माई अंकल डैश टू आवर हाउस टुमारो। तो अगर हम बीटा ऑप्शन देखें, आर नॉट गोइंग टू कम, आर का वर्ड जो है वो पर्सन अंकल के साथ अग्री नहीं करता, बीटा ऑप्शन गलत। विल नॉट बी कम्स, विल नॉट लिख दिया तो कम्स तो नहीं आ सकता। इसी तरह शैल नॉट लिख दिया तो केम नहीं आ सकता। दोनों सूरतों में वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल नॉट बी कमिंग। अब विल नॉट बी लिख दिया, तो जब आपने विल नॉट बी लिख दिया, या तो आईएनजी फॉर्म लिखेंगे आप, ठीक है, या आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे उसका पैसिव बनाने के लिए, लेकिन आप कम्स नहीं लिख सकते। और केम तो लिखेंगे नहीं शैल के साथ, शैल के साथ तो कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, माई मदर डैश द टेबल फॉर डिनर एज सून एज। एज सून एज आ गया तो आपने याद रखना सेम टेंस होना चाहिए। अब अगर दोनों फ्यूचर में लिखेंगे हम, तो दोनों फ्यूचर में लिखेंगे तो हम इंग्लिश के रूल को वायलेट कर देंगे, इसलिए हम एक को फ्यूचर में लिखेंगे, एक को किस में लिखेंगे, इंडेफिनेट में। तो हमारा सेंटेंस कैसे चलेगा, माई मदर डैश द टेबल फॉर डिनर एज सून एज माई फादर डैश होम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, माई मदर विल सेट द टेबल। मेरी माँ जी है वो टेबल को तरतीब देंगी, टेबल पे खाना लगाएंगी, एज सून एज माई फादर अराइव्स होम, जैसे ही मेरे वाले साहब घर आएंगे। अब दोनों फ्यूचर में है, लेकिन हम एक को फ्यूचर में लिखेंगे और एक को किस में लिखेंगे, प्रेजेंट में। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, द टीचर डैश अस ऑन द चैप्टर टुमारो। अब टुमारो का मतलब अगेन हमारे पास कौन से टाइम की बात हो रही है, फ्यूचर की। अब जब फ्यूचर की बात हो रही है, इस क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्वेश्चन नहीं आ सकता, हैज क्वेश्चन नहीं आ सकता। डेफिनेटली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, विल बी क्वेश्चनिंग, यानी कि फ्यूचर है और फ्यूचर के साथ कौन सा टेंस लिखा हुआ है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस लिखा हुआ है, बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, एवरीवन डैश दैट इज। अब देखिए जब एवरीवन लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहली बात तो एवरीवन से पहले भी आपने याद रखना है कि नोइंग की आईएनजी फॉर्म नहीं होती, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। एवरीवन या तो नोज हो सकता है या न्यू हो सकता है। अब जब नो लिखेंगे ना तो सेकंड पार्ट किस में होना चाहिए, प्रेजेंट पास्ट दोनों में हो सकता है, लेकिन जब न्यू लिखेंगे तो सेकंड पार्ट लाजमी तौर पर किस में होना चाहिए, पास्ट में। तो जब पास्ट में होगा तो हैव नॉट ऑड तो नहीं आएगा ना, इसका मतलब जब हम न्यू लिखेंगे तो फिर हमें हैव को किस में रिप्लेस करना होगा, हैड में, जबकि नोज के साथ हम लिख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कैसे चलेगा, everyone knows that it was an accident, so you do not owe me। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, बीटा। आर नॉट ओइंग तो नहीं लिखेंगे, हमें अननेसेसरली है अगर हम यहां पर कंटिन्यूअस का टेंस यूज करें। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, बीटा। उसके बाद है 22, बाय द टाइम, ठीक है, बाय द टाइम ही डैश 20। मैं बाय द टाइम को आपको बता चुका हूं कि ये बाय द टाइम हम प्रेजेंट के लिए भी यूज करते हैं, पास्ट के लिए भी यूज करते हैं और फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं। ये किसी एक टाइम का कीवर्ड नहीं है, लेकिन कंप्लीशन के लिए जरूर यूज होता है बाय द टाइम, याद रखिएगा। बाय द टाइम ही डैश 20 ही डैश अ डॉक्टरेट इन फिलोसफी। तो अगर हम लिखें यहां पर बाय द टाइम ही इज 20 he had obtained, तो हमारा पूरे का पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा। अब he has been लिखेंगे, has obtained लिखेंगे, तो ये सारी की सारी बात ही अजीबोगरीब सी बन जाएगी। by the time he has been 20, और has been 20 हम वैसे भी तब लिखते हैं जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, किसी एक्शन के ड्यूरेशन की बात कर रहे होते हैं। 20 यानी कि 20 साल के होने के लिए हम हैज बीन का वर्ड यूज नहीं कर सकते। जैसे हम कभी ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि यू हैव बीन 20, हम क्या बोलेंगे, यू आर 20 या यू वर 20। इसका मतलब हैज बीन भी गलत, ही हैज 20 भी हो सकता है और ही वाज 20 हो सकता है। इसका मतलब हमारा चार्ली भी वाज के साथ ठीक है, डेल्टा भी वाज के साथ ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, he has been obtaining। जब बात पास्ट की हो रही है तो फिर हम has been obtaining नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, by the time he was 20, जब वो 20 साल का था,
ही हैड ऑलरेडी ऑब्टेन्ड अ डॉक्टरेट इन फिलोसफी, वो फिलोसफी में पीएचडी कर चुका था, डॉक्टरेट डिग्री ले चुका था। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 23rd, nobody डैश, जब nobody डैश द प्रेजेंट इफ यू डैश इट इन दैट। अब देखिए इफ आ गया तो डेफिनेटली हमें किन स्ट्रक्चर को अपने जहन में रखना है? हमें कंडीशनल सेंटेंसेस को, कंडीशनल स्ट्रक्चर को अपने जहन में रखना है। अब देखें अगर हम बोलेंगे नोबडी डैश सीज आर हाइडिंग, ठीक है, कोई कंडीशनल सेंटेंस नहीं बनता। है सीन, हिड, पास्ट के बाद फ्यूचर प्रेजेंट तो आप इकट्ठा नहीं कर सकते। इज सीइंग, हैव हिडन, ये भी कोई कंडीशनल सेंटेंस नहीं बनता। हमारे पास सेंटेंस क्या बनेगा? नोबडी विल सी, नोबडी विल सी इफ यू हाइड इट इन दैट सूटकेस। अगर आप उसे सूटकेस में छुपा देंगे, सिंपल सी बात है। हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल है जिसमें हम इफ के साथ क्या लिखते हैं? हम इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेकंड क्लॉज के साथ बेटे हम क्या लिखते हैं? सेकंड क्लॉज के लिए हम क्या लिखते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा? चार्ली। उसके बाद है बी केयरफुल और साथ दी हुई है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। देखें जब भी आप किसी को मुखातिब करते हैं ना और साथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिख देते हैं, जैसे आप मैं बोलता हूं लुक, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिख दिया। जब भी आप ऐसा लिखेंगे ना, आपने एक बात तो याद रखनी है कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट की मतलब आप किसी को मुतवज्जो करने के लिए जब उसका नाम भी लेंगे ना, जैसे फर्ज करिए अगर मैं किसी का नाम लेता हूं, मैं बोलता हूं एसन और मैं साथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखता, तो इसका मतलब मैं एसन को अपनी तरफ मुखातिब कर रहा हूं, कहता एसन यार ये होना, यार ऐसे ये करना। तो हम इसके लिए प्रेजेंट टाइम यूज करते हैं, हम इसके लिए पास्ट टाइम यूज नहीं करते। याद रखिएगा जब आप किसी को मुखातिब करते हैं। दोज बाउल्स यू आर कैरिंग, अब देखिए प्रेजेंट की बात आ गई ना, दोज बाउल्स यू आर कैरिंग डैश। अब डैश में है फॉलन, शेफ है फॉलन होता तो इसका मतलब वो कंटिन्यूटी प्रेजेंट वाला ऑप्शन खत्म हो जाता, शेल फॉल फ्यूचर में चला जाएगा। विल बी फॉलिंग ये भी फ्यूचर में चला जाएगा। आर गोइंग टू फॉल, करेक्ट ऑप्शन आपका कैसे चलेगा? दोज बाउल यू आर कैरिंग आर गोइंग टू फॉल। ये क्या होने वाले हैं? गिरने वाले हैं, गिरे नहीं है, गिरने वाले हैं। कंटिन्यूअस प्रेजेंट की बात होगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे चलेगा डेल्टा। और आज के लिए आज की एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25, आई डैश यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। दो सेंटेंसेस हैं, बड़े ही अच्छे, बड़े ही खूबसूरत क्वेश्चन है। आई डैश यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब सेंटेंस में हमारे पास कोई कीवर्ड नहीं है। जब हमारे पास सेंटेंस में कोई कीवर्ड नहीं है तो फिर डेफिनेटली हमें किस पे जाना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट पे। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस पे। और अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी ना हुआ तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। और अगर प्रेजेंट के चारों टेंसेस ना हुए तो फिर हम चलेंगे पास्ट पे। ये बात को मैं बार बार एक्सप्लेन करता आया हूं। इसलिए आई डैश यू फॉर अ लॉन्ग टाइम डिडंट सी नहीं होगा, इसी तरह हैडेड सी नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं दिया हुआ, लेकिन दो ऑप्शन में हमें क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमारा सेंटेंस चलेगा आई हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, टेल मी व्हाट यू डैश सीन्स। अब अगेन सीन्स और फॉर आ गया और साथ में टाइम आ गया। कहता आई लास्ट सा यू, टेल मी व्हाट यू डैश सिंस आई लास्ट सा यू। मुझे बताओ कि जब मैंने तुम्हें आखिरी मर्तबा देखा था तब से क्या कर रहे हो। अब यहां पर बात पास्ट की नहीं हो रही कि क्या कर रहे थे। देखिए अगेन वही बात है, टेल मी का मतलब आप अगले बंदे को क्या कर रहे हैं? आप अगले बंदे को एड्रेस कर रहे हैं, मुखातिब कर रहे हैं। जब आप अगले बंदे को मुखातिब करते हैं, अगले बंदे से बात करते हैं, अगले बंदे को मुतवज्जो करते हैं, तो आप प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे होते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा? हैव बीन डूइंग। करेक्ट सेंटेंस आपके पास कैसे चलेगा? I haven't seen you for a long time. Tell me what you have been doing since I last saw you. करेक्ट ऑप्शन आपके पास कैसे चलेगा? बीटा। तो ये है हमारे पास बेटे हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 9 और ये थे उसके 25 एक्सरसाइज। आई होप आई बिलीव कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कोई चीज समझ नहीं आती है तो बगैर झुंझलाहट, बगैर परेशानी, बगैर हिचकिचाहट डायरेक्ट राब्ता करें। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई बेटीज एंड माई बेटाज। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।